नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू समर्थ सहारा का सहयोगी चैनल है। समर्थ सहारा एक लोकप्रिय अखबार है मध्य प्रदेश का। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू की शुरुआत सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए की गई है। हमने कई वीडियोस बनाए हैं सामाजिक मुद्दों पे। उनके माध्यम से हमने कुछ सामाजिक मुद्दे उठाने की कोशिश की है। हमने पिछले वीडियो में बताया था और रिक्वेस्ट की थी, जो भी सामाजिक संस्थाएं या एनजीओज़ लोगों को जागरूकता लाने के लिए काम कर रही हैं, वो हमसे संपर्क करें, हम उनसे जुड़ें, वो हमसे जुड़ें और हम मिलजुल कर इस मिशन को कामयाब बनाएं। तो मेरी विनती है कि आप लोग हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ें और हम मिलजुल कर काम करें। साथियों, आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति की, बच्चों में बढ़ते मानसिक विकारों की, बच्चों में बढ़ते एंग्जाइटी की, बच्चों में बढ़ते नशे की। आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते सुनते आए हैं कि फला बच्चे ने अपनी दादी के साथ कुछ हिंसा की घटना करी, या माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, या अपने टीचर को मार दिया। इवन बलात्कार जैसी विभत्स घटनाओं को भी बच्चों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। तो इन सब विषयों पर हमने डॉक्टर रोहित जोशी से बात करी, जो कि पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। हमने डॉक्टर रोहित जोशी से जानने की कोशिश की बच्चों की इन बढ़ती प्रवृत्तियों का कारण क्या है और कैसे उनको पहचान कर काबू में किया जा सकता है। तो आइए डॉक्टर रोहित जोशी से बात करते हैं। साथियों, डॉक्टर रोहित जोशी से बात करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं बच्चों पे डिप्रेशन कहें या एंग्जाइटी कहें या अपराधीकरण कहें, नशे की लत छोटे बच्चों में भी 14 साल के, 13 साल के, 12 साल के। तो इसका क्या कारण है? ये समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, ये काफ़ी आजकल चीज़ें, समस्याएं सामने आ रही है बच्चों में, जो आपका एक तरह से कहना, समझना और इसको उजागर करना बिल्कुल उचित है। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ एक चेंज आया है बच्चों में। जिस तरह से उनका स्वभाव देखने को मिला है, जैसे उनकी आदतें बदली हैं और जो उनका समाज में उठना बैठना, व्यवहार और एक आचरण, उसमें काफ़ी बदलाव हमने अभी देखा है। तो इसको एक तरह से समय का बदलाव, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, या जो कोविड में जो परेशानी अपन ने देखी है, उस कारण से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों में पड़ा है, उसका एक असर मैं कुल मिला के समझता हूँ। ये सब चीज़ें जो अपने समाज में जो एक रूप बच्चों का अलग ढंग से जो दिखने में आ रहा है, जो आपने कहा कि नए जो यंग बच्चे हैं वो अपराधीकरण में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों से उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय मेरे हिसाब से आ रहा है। और उसको अपन को एड्रेस करना एज अ आम नागरिक, एज अ पेरेंट और एज अ डॉक्टर और एक समाज सेवी होने के नाते बहुत ज़रूरी है। तो अगर अपन ये देखें कि बच्चों में जो एक एज ग्रुप का अगर अपन डिवाइड करें, तो एक एज ग्रुप होता है जन्म से लेके 4 साल, तो 1 साल 1.5 साल तक तो बच्चे बिल्कुल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो कुछ अपन को बदलाव नहीं दिखता है। तो ये जो 2 साल से अगर अपन 4 साल तक के बच्चों को देखें, तो उनमें जो चेंजेस मैंने देखे हैं, उसका या तो ये कहें कि अपन कोविड के कारण जो एक अकेलापन रहा है, परिवार में सीमित रहे हैं, या उनका दूसरों से मिलना जुलना नहीं रहा है, अपने जो कॉलोनी के छोटे बच्चों से उनसे मिलना जुलना नहीं रहा है, परिवार में आपसी क्लेश, बड़ों बुजुर्गों से मेल मिलाप नहीं होना, उस कारण से बच्चों के स्वभाव में काफ़ी चेंज आया है। हम जो अपने
कार्य क्षेत्र में देखते हैं, ऐसे कई पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं जिनको चिंता हो जाती है कि ये बच्चों में कुछ स्वभाव में चेंज आया है, आपस में उनका जो सोशल इंटरेक्शन है, जो एक एक्सपेक्टेड है कि लोगों से मिलना जुलना बात करना, वो कुछ उनको अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। और कई बच्चे अपने आप में गुमसुम रहते हैं, बिहेवियर चेंजेस बहुत आए, कोई बच्चे एकदम हाइपर एक्टिव हैं हो गए हैं, कुछ एकदम गुमसुम से रह गए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो पहले स्किल्स थी बोलने चालने की वो पीछे हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ देखने की आई है, और ये एज अ पेरेंट लोगों को समझना चाहिए कि अगर जितनी जल्दी अगर अपन इन चीज़ों को पकड़ लें तो उनका काफ़ी हद तक उसका निराकरण अपन कर सकते हैं। तो ये एक एज ग्रुप हुआ, और दूसरा एज ग्रुप होता है 6 से लेके अपन अगर 8वीं या 10वीं क्लास तक के बच्चों को देखें तो उनमें ऑनलाइन क्लासेस का जो अपन असर आया है, उनमें फ़ोन एडिक्शन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा काफ़ी अपने समाज में, पत्रकारिता में, अपने न्यूज़पेपर चैनल्स में और दूसरी जगह उठा है कि उनमें काफ़ी इंटरनेट एडिक्शन हो गया है, क्योंकि एक तरह से उनका एजुकेशन भी होना था जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी होनी थी, पर उसके 2 रूप में देखता हूँ। एक तो ऑनलाइन क्लासेस से उनका थोड़ा स्कूल से कनेक्टिविटी रही है, कुछ पढ़ाई मिली है, और कुछ अपने दोस्तों से वाया ग्रुप वो लोग कुछ कनेक्टेड रहे हैं। एक तो वो अच्छी चीज़ रही है, पर उसके दुष्प्रभाव अपन देख रहे हैं, हर घर में देख रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन की इतनी बुरी आदत लग गई है कि उनको उसके बगैर उनका काम ही नहीं चलता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी हर चीज़, या तो ये कहें कि वो काफ़ी, जैसे अभी तो खैर सब चीज़ खुल गई है, सब आना जाना बढ़ गया है, पर उस दौरान मुझे ऐसा लगता था कि वो काफ़ी बच्चे बोर्ड भी हो गए थे, उनको कुछ करने का नहीं था, उनके अंदर भी एक तरह का फ्रस्ट्रेशन था। तो वो एक जरिया देखते थे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, वो फ्रस्ट्रेशन को रिलीव करने के लिए, तो वो उसको इंटरनेट एक उनका सहारा बन गया था एंटरटेनमेंट का, क्योंकि उसके अलावा और कुछ था नहीं उनके पास। पर उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो काफ़ी हद तक जो अब देखने में आया है, उसका एक तो एजुकेशन के लिए अच्छा रहा, पर दूसरा अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनालिटी, उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनके सोशल बिहेवियर में एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि जो काफ़ी हद तक नुकसानदायक है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे रहती है, जो चीज़ जो अभी तक जो उनसे दूर रहनी चाहिए वो इजीली मिल रही है उनको देश विदेश में बच्चे क्या कर रहे हैं वो एक ग्रुप से मिल रहे हैं। कुछ ऐसे गेम्स उनको जुड़ गए हैं जो उनको एग्रेसिव बना रहे हैं, जो उनमें जो आपस में पबजी वगैरह जो आए थे पहले, अभी भी हैं किसी हद, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करा, फिर इंडिया के कुछ लॉन्च हुए, कुछ वहाँ दूसरे देशों के भी लॉन्च हुए। तो ये जो एक एग्रेसिवनेस लाते हैं, एक एंग्जाइटी लाते हैं बच्चों में, क्योंकि उनको टारगेट अचीव करना है, उससे बहुत एंग्जाइटी होती है, और फिर उसमें बिहेवियर चेंजेस और काफ़ी कुछ एंग्जाइटी, इनहेरेंट एंग्जाइटी एक तरह से डिसऑर्डर के रूप में आ जाती है, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। और अगर आगे के बच्चों में देखा जाए तो जैसे 10th 12th के हुए बच्चे, उनमें नशे की आदत आ गई है, क्योंकि उनका भी एक उसी से कनेक्टेड है कि उनको ग्रुप बना है, उसमें कई लोग बता रहे मैंने वो किया। एक तो क्या बच्चे है ना, पीयर प्रेशर और पीयर इन्फ्लुएंस से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तो उनमें दूसरा क्या कर रहा है, अगर वो एंजॉय कर रहा तो मैं क्यों नहीं करूं, अगर उसको इतना फ्रीडम है तो मुझे क्यों नहीं है फ्रीडम वो। तो ये सब चीज़ें एक ऐसी अब बच्चों में फीलिंग आ जाती है जो उनको गलत कार्य करने में प्रोत्साहित करती है। जैसे 12वीं कक्षा की अभी जो घटना घटी, बच्चियां थी जो रात को पाई गई नशे के लत में और उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उसका क्या कारण है, उनने भी कहीं ना कहीं से प्रोत्साहित, एक तरह से कहें कि उनको इन्फ्लुएंस हुए कि भाई मुझे भी ये करना है, लोग ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, मेरी सहेलियां एंजॉय कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, लाइफ में क्या रखा है, एंजॉयमेंट है। बस ये नहीं समझ पाते कि इतना सब करने से अपना करियर, अपना स्वास्थ्य और अपनी आगे की आशाएं, माता पिता की आशाएं कितनी अफेक्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल इस दौरान हमने देखा है बच्चों में चेंजेस आए हैं। तो इसमें जो मुझे लगता है
कि सबका एक रोल होता है, चाहे वो माता पिता हों घर में, बड़े बुजुर्ग हों, आने जो और आसपास के लोग हों, सोसाइटी में लोग हों जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, टीचर्स हों और जो दूसरे साथी लोग हैं या जहाँ भी उठते बैठते हैं, सबका रोल है कि वो अपने बच्चों और अपनी सोसाइटी को कैसे सुरक्षित रखें। तो एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन मिले परिवार की तरफ से, स्कूल की तरफ से और जो दूसरी एजेंसीज हैं, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिले। जिन बच्चों में अपन ये सब चीज़ें देख रहे हैं, दिक्कतें आई हैं, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हो, उनसे बैठ के बातचीत करें, उनसे काउंसिल करें और उनकी जो समस्या है उनका निराकरण करें, तो मेरे ख्याल से एक अच्छे भविष्य की तरफ अपन जा पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मोबाइल का एडिक्शन हो गया है बच्चों में, अगर उनको मना करिए कुछ करने को, तो या तो वो खुद को हर्ट करते हैं या फिर दूसरों को हर्ट करते हैं। तो कैसे उनको समझाए, कैसे काउंसलिंग की जाए बच्चों की पेरेंट्स के द्वारा? आपके पास तो बाद में आएगा, पहले पेरेंट्स काउंसलिंग करेगा। तो पेरेंट्स का यहाँ क्या करना चाहिए उनको कि वो इतने एक्सट्रीम पे ना पहुँचे? देखिए, ये तो अपन को जब वो स्टेज आए उसके पहले अपन को एक्ट करना पड़ेगा, उनको बैठा के। ये जब होता है एक संवादहीनता जो परिवार में अगर हो जाए, तब ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब अपन अपने बच्चों को समय नहीं दें और समय से उनको रोके नहीं कि भाई ये चीज़ आपके लिए हानिकारक है, ये आपको क्या नुकसान देंगी, आगे चल के आपको और क्या क्या इससे नुकसान होगा। ये अपन अगर उनको अच्छी तरह से बैठ के समझाएंगे नहीं तो ऑब्वियस है बच्चे वो चीज़ को अर्ली पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर वो चीज़ आगे तक बढ़ गई, एडिक्शन तक पहुंच गया, एडिक्शन मतलब उसको छोड़ना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर वहाँ तक वो लत पहुंच गई है तो फिर आपको एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। पर उसके पहले परिवार में एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें बच्चों को एक सुरक्षा मिले और साथ साथ एक ओपन एनवायरनमेंट मिले जिससे एक संवाद बने रहे। अगर संवादहीनता रहेगी, अगर संवाद नहीं बैठेगा तो बच्चों के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं वो अनरिजॉल्व रहेंगे। और अगर वो अनरिजॉल्व रहेंगे तो वो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगे और उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो एक कुछ ऐसी लत पकड़ेंगे जिससे कि उनको एक डाइवर्शन मिले, सेटिस्फैक्शन मिले और वो उस चीज़ को भुला पाए। तो वो जो प्रॉब्लम है, इनिशियल प्रॉब्लम है, जो घर में प्रॉब्लम है, जो बच्चे की जो इनसिक्योरिटी है, उसको अगर अपन पेरेंट्स अर्ली टैकल करें तो ये जो समस्या एडिक्शन की वो कम हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है। पेरेंट्स में एक और प्रॉब्लम है कि वो डॉक्टर्स के पास जाना नहीं चाहते बच्चों को लेके, इससे समस्या और बढ़ती है। तो आप लोगों के पास काफ़ी ऐसे साधन होते हैं, सम्मोहन करके भी आप लोग कुछ बच्चों को अच्छा फीडबैक दे सकते हैं या पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें, पेरेंट्स को कब आना चाहिए डॉक्टर के पास? नहीं, देखिए, एक तो हर पेरेंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए हर परिवार, हर इंसान की अपनी अपनी समस्याएं रहती है। वो और अपनी समस्याओं में, क्योंकि अब कोविड टाइम रहा, हर परिवार फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहा, और इंडिविजुअल फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एक तरीके की साइकोलॉजिकल इलनेस से ग्रसित होते हैं, काफ़ी कुछ, है ना। तो अगर वो प्रॉब्लम उनमें है तो वो उस हद तक अपने परिवार को एड्रेस नहीं कर पाते। तो अगर एक ये समस्या है, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मेरे परिवार में ये समस्या है, तो वो डॉक्टर के पास कैसे आएंगे? तो उनको जो आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे में भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में भी प्रॉब्लम है, तो ये अपना दायित्व बन जाता है कि उनको यहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएं कि अगर आपके परिवार में किसी में ऐसे लक्षण हैं तो आप क्यों नहीं डॉक्टर से सलाह लें। तो वो एक आइडेंटिफाई करना ही एक बहुत बड़ा स्किल है। अगर आप पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो डॉक्टर के पास नहीं लाएंगे। और मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी एक तरह का टैबू है। लोगों को लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब मुझे कोई पागल जो मतलब कोई साइकेट्रिक इलनेस है जो समाज में अपने एक टैबू माना जाता है।
तो वो चीज़ को अपन को हटाना पड़ेगा। जो काफ़ी बदलाव आ रहा है समाज में, ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक बदलाव आ रहा है, लोग इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। जो मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अप्रोच डॉक्टर को करते हैं। तो अपने लेवल पे करें, और फिर अगर नहीं सुधर रहा है तो डॉक्टर की तो सलाह लेनी ही पड़ेगी आपको। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से बर्ताव हैं जो विजिबल होते हैं पेरेंट्स को और वो उनको इग्नोर करता है? जी, तो कुछ हमारे दर्शकों को आप बताने की कृपा करें। तो देखिए, कुछ तो मैं अपने जैसे पहले के संवाद में ये मैंने बताया था कि बच्चों में जो बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, पेरेंट्स बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। उनको लग जाता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम, जो समझदार होते हैं, जिनके पास थोड़ा अपना बच्चे के प्रति थोड़ा समय देने वाले जो पेरेंट्स होते हैं, उनको लग जाता है कि बच्चा थोड़ा गुमसुम सा रहता है, मिलता नहीं है, बातचीत का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, और कुछ उसमें चेहरे में वो चमक कहें या वो एक ऐसा आफिट जिसे हमें कहते हैं, वो ब्लंट सा रहता है। जो बच्चे थोड़े से मानसिक रूप से थोड़े परेशान हैं अगर, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई अगर जल्दी कर लें लोग पेरेंट्स, तो अब हम एज अ काउंसलर हुए या जो स्पेशलाइज साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, वो जल्दी उस चीज़ को पकड़ के उसका निराकरण कर सकते हैं। एक तो हो गया बिहेवियर चेंज जो आया है, बोलचाल नहीं करना, सोशल रिस्पॉन्स नहीं करना, अपने आप में रहना, आइसोलेटेड रहना, डिप्रेस से रहना, खाना पीना टाइम से नहीं करना, जो बड़े बच्चे आते हैं ज़्यादा टाइम सोना, बातचीत कम से कम करना। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। या घबराहट से होना, कई बच्चे हमारे साथ पैनिक एपिसोड से आते हैं, अजीब सी घबराहट सी होती है, चेस्ट में पेन होता है, हेडेक होता है, हाथ पाँव पसीना आना, कपकपी आना। तो ये सब पैनिक अटैक्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उस कारण उस वैसे भी आते हैं। तो ऐसे काफ़ी जो लक्षण होते हैं जो आमतौर पे पेरेंट्स पहचान लेते हैं, वो लेके उसको आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर जल्दी आइडेंटिफाई कर ली जाए तो अच्छा रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप हमारी बातचीत से ज़रूर दर्शकों को फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।